हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? यूनिवर्स की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे छोटी बड़ी, जैसे अर्थ है, मून है, या पेन है, या आप में जैसे मोबाइल, हर ऑब्जेक्ट क्या है दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट की एक ग्रेविटेशन दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की एक पावर होती है, फोर्स होती है। ये फोर्स साइज के अनुसार मास पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो कितनी ज़्यादा फोर्स है कितनी कम फोर्स है। ठीक है, तो इस ग्रेविटेशन के लिए एक स्टेटमेंट है। आप ये अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये पीछे लिखी हुई स्टेटमेंट को नोट कर लेना, और यही जो स्टेटमेंट है यही पूरा ग्रेविटेशन समझाते हैं कि है क्या असल में। ये कह रही है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स की जितनी भी ऑब्जेक्ट है हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स, ये दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। जैसे अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ हम सभी को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप देखें तो सन अर्थ को, मून को और बाकी प्लैनेट्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ तक कि मैं इस मोबाइल को और मोबाइल मुझे कैमरा को या पेन को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ अट्रैक्शन हमें महसूस होगा किसी चीज़ का और नहीं होगा। जैसे अर्थ बहुत बड़ा साइज में है, उसका ग्रेविटेशन ज़्यादा है, लेकिन मेरा खुद का या मेरे पेन का, मोबाइल का, इनका ग्रेविटेशन फोर्स कम है। तो ये देखते हैं कि ग्रेविटेशन जो है कि किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्या फॉर्मूला है, क्या मेथड है, क्या इसमें लॉज हैं। ठीक है, तो अभी बताया मैंने एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट। जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब सिर्फ ये अट्रैक्ट करेगी, ऐसा नहीं कर सकता ग्रेविटेशन कभी रिपेल कर रही है। ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक, और ये फोर्स क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उनके जो मास का जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट m2 है। इसका मास है m1, इसका मास है m2। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, मान लीजिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, m1 मल्टीप्लाई m2। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस की। इनके बीच में जो डिस्टेंस है r, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशन फोर्स। तो चलिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, स्टेटमेंट आप नोट कर लेना और समझ गए होंगे आप मैंने क्या बताया अभी। इसने कहा कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशन का एक फोर्स है, फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि मास का प्रोडक्ट m1 मल्टीप्लाई m2, ये इसके प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये फोर्स, ये ग्रेविटेशन फोर्स है। और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। हमने मान लिया इन दो ऑब्जेक्ट के सेंटर की डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस, ये सेंटर से डिस्टेंस, ये सेंटर से डिस्टेंस। सेंटर कौन सा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। ग्रेविटी तुम जानते नहीं, इसमें सेंटर ऑफ मास, जो ये पूरी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर है वो ऑब्जेक्ट का, इससे लेके इस दूसरे सेंटर तक जो बीच में डिस्टेंस है वो हमने r मान ली। तो इसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम एक कंबाइन बना देते हैं। ये जो फोर्स है ये, इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और ये अपॉन में r स्क्वायर। अब हमें ये ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये f इक्वल टू कैपिटल G, ये G कैपिटल ही लिखना है। ठीक है, और इसकी एक फिक्स वैल्यू है वो भी बताऊंगा अभी, G, और ये m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। इसको मिटाता हूँ मैं। इसमें m1 और m2 क्या है, m1 एंड m2 मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट है उनके मास हैं ये, और इसमें r क्या है, r है डिस्टेंस,
बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, देखिए जैसे ये साथ साथ यूनिट बता देता हूँ मैं। देखिए अगर ये फोर्स है तो फोर्स की यूनिट तो न्यूटन ही होगी। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन को एन से डिनोट करता है। मास है तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी। ठीक है, और अगर ये प्रोडक्ट है तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस है तो इसकी डिस्टेंस हम मीटर में मेज़र करेंगे, एम आ गई। और डिस्टेंस बता दिया, ये मीटर में आ गया। अब जी क्या है, जी है इक्वल टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यानी पूरी यूनिवर्स में इस जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यही वाली जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब ये है कि हमने ये बता दिया। देखिए ये वेरी करता रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट पास चली जाए दूर चली जाए, ये वेरिएबल है। मास भी कांस्टेंट है, हमें मेजर करने पड़ेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको बताते हैं। जी की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 और इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ठीक है, अब आप देखिए कि इसको पहले बताता हूँ, ये इसको फाउंड किसने किया था, ये इस जी की वैल्यू किसने पता करी थी कि ये वैल्यू होती क्या है। इसको फाउंड किया था, फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश, जो भी नाम है इसका, 1731 to 1810। अब देखिए इसकी ये यूनिट कैसे आई। अगर आप ये सोचें तो आप यहाँ से जितने भी वैल्यू जी को यहाँ छोड़ के बाकी सबको इधर ले आइए तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। हो सकता है न्यूमेरिकल्स में ये आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको 6.673 × 10⁻11 की जगह पे आपको 6.7 × 10⁻11 भी यूज़ करना पड़ जाए। ठीक है, वो अगर ऐसा यूज़ करना होगा तो आपको न्यूमेरिकल्स में दे दिया जाएगा, नहीं तो आप इसको यूज़ करना। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशन है, ठीक है, लेकिन हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, कर लेने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसका पढ़ के फ़ायदा क्या है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये इसका एक तो सवाल ये है हमारे मन में, हो तो साइंटिस्ट के मन में, कि ये है क्या फोर्स, इसका फ़ायदा क्या है। ये फोर्स हमें बताती है, पहले मैं इसकी इम्पोर्टेंस बताता हूँ। तो इसी में है ये इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, इसकी इम्पोर्टेंस है वो कौन सी फोर्स है जो हमें अर्थ से बाइंड करके रखती है। ठीक है, देखिए आप देखते हैं, जानते हैं कि सन यहाँ पर है और सोलर सिस्टम में ये अर्थ इधर यहाँ पर, ये ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, तो हम इसके साथ जुड़े हुए क्यों हैं, ऐसी क्या ताकत है, ऐसी क्या फोर्स है कि ये ऑब्जेक्ट, ये अर्थ और सन रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, इस बात का कौन बताएगा, ग्रेविटेशन। ये हम इसके साथ जुड़ेंगे। हम यहाँ पे अभी कूदे, अगर मैं यहाँ से ऊपर कूदूँ वापस यहीं पे आ जाऊँगा, सवाल ये मैं यहीं पे क्यों आ गया, इसका कारण कौन बताएगा, ये बताएगा ग्रेविटेशन। और जितने भी प्लैनेट की मोशन है कि प्लैनेट ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, ठीक है, कि क्या कारण है, ये सारी बातें यही बताता है। और एक चीज़ आपने सुना होगा, टाइड। टाइड क्या होता है, टाइड्स जो समुद्र है, समुद्र में पानी है बहुत सारा, और रात के समय पे जब मून होता है तो ये पानी ऐसे ऊपर उठता है। ठीक है, समुद्र की सतह का पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो मून है, मून की जो ग्रेविटेशन फोर्स है
वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है, वो अर्थ को तो ऊपर खींच नहीं सकती, लेकिन पानी जो है ये थोड़ा लूज है, इसकी पूरे अर्थ पर है, ये पानी को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, जिससे जो पानी का लेवल है रात के समय में, ये जब सूरज ऊपर वो चांद ऊपर दिखाई देता है तो इसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका कारण हमें पता चलाना था कि इसका होता क्या है, हमें क्वेश्चंस थे कि क्यों करें हम, क्या है ये, इसका फ़ायदा क्या है। तो ये ग्रेविटेशन बताती है कि हम अर्थ से क्यों जुड़े हैं, हमें अगर अर्थ से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अर्थ से नीचे जाएं तो ग्रेविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हमें सोलर सिस्टम से बाहर जाना है तो कितनी फोर्स चाहिए, कितनी स्पीड चाहिए, ये सारी चीज़ें ग्रेविटेशन पे ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अभी आपने ग्रेविटेशन पढ़ लिया, यही इसकी इम्पोर्टेंस थी जो मैंने आपको बता दी, लिखा ही नहीं। अभी इसमें अगला टॉपिक है ग्रेविटेशन में फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री मतलब जिस पर कुछ अलग से फोर्स ना हो या हमने खुला छोड़ दिया, फ्री है, और वो क्या फॉल कर रहा है। जब कोई एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर से गिर रही है फ्रीली, एयर रेसिस्टेंस हटा दीजिए। ठीक है, मान लीजिए वैक्यूम है, अब यहाँ से कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लीजिए m1 है, और ये कोई बड़ी ऑब्जेक्ट है, इसका भी मास क्या है, इसका मास है m2, मतलब कि m1 का मास कम है और m2 का मास ज़्यादा है। जब ये दोनों मान लीजिए यहाँ से छोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है, ये सेम लेवल पे है ऊपर, अगर हम इन दोनों को सेम टाइम पे छोड़ें तो इनका मास सेम होने के बावजूद, मतलब डिफरेंट होने के बावजूद, ये मास ज़्यादा होने के बावजूद, ये जब ग्राउंड को टच करेंगे जिस टाइम पे, वो सेम ही टाइम पे टच करेंगे। ठीक है, ये है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण हर ऑब्जेक्ट को वो सेम एक्सीलरेशन से अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो मतलब ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो अर्थ है ये इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये जी की वैल्यू जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको हम डिनोट करते हैं जी से। ठीक है, इसको कहते हैं, जी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो ग्रेविटी यानी जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण ये जो फ्री फॉल हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट्स को एक ही पावर से, एक ही फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये जो इनका मास डिफरेंट होने के बावजूद अगर ये सेम हाइट से छोड़ी जाएं, जैसे इसकी भी हाइट h है, इसकी भी हाइट h है, तो ये सेम ही टाइम पर एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, तो एक ही टाइम पे यहाँ पे ग्राउंड को टच करेंगे। ठीक है, और ये जो फोर्स है, तो फोर्स में जो एक जो ग्रेविटी है जो मेन रोल कर रही है, तो वो है जी, जो एक्सेलरेशन है, जो यहाँ से आएगी ऑब्जेक्ट, इफ ये पहले रेस्ट पे थी, फिर ये यहाँ से बढ़ती हुई ऐसे जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, जो ये किस रेट से बढ़ेगी, एक्सेलरेशन होगा उसका, एक्सेलरेशन होते होते यहाँ पे आएगा। ये जो इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, ये एक्सेलरेशन किसके कारण है? ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको क्या कहते हैं? हम जी कहते हैं। अब देखिए, जो अर्थ है, अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये इसकी यहाँ से, ये सेंटर से इक्वेटर पे जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। ठीक है, EQUAT, और जो इक्वेटर है ये डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन पोल्स पर ये जो डिस्टेंस है पोल्स पर ये कम है। ठीक है, तो जो जी है, जी की वैल्यू, ये डिस्टेंस कम होने के कारण ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हमने अभी पढ़ाई थी आपको, F = G(m1)(m2) r²। ठीक है, ये स्मॉल r²। ये देखिए डिस्टेंस जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहीं पर है, अर्थ पर ही है, तो ये r की ही वैल्यू होगी बराबर, ये यहाँ पर है। ये जो डिस्टेंस पोल्स में कम है तो फोर्स ज़्यादा होगी, ग्रेविटेशन फोर्स, और अगर इक्वेटर पे है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कम ज़्यादा क्या हो रहा है, हमने कैलकुलेट किया कि इस फोर्स को साथ जो जी की वैल्यू है, ये जी क्या है, ये बढ़ रही है। कब बढ़ रही है? जी, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज। ये कहाँ पर बढ़ती है? पोल्स पर।
ये पोल्स पे बढ़ जाते हैं क्योंकि जो डिस्टेंस है, रेडियस जो है अर्थ की पोल्स पर और सेंटर से वो कम है, ठीक है। जी की वैल्यू बढ़ गई पोल्स पर, और डिक्रीज कहाँ करेगी, डिक्रीज करेगी इक्वेटर पर, ठीक है। अब ये देखिए कि हमारे पास फोर्स थी, ये फोर्स इक्वल टू जी एम और आर स्क्वायर, ठीक है। हम इसमें ये मान लेते हैं एम क्या है, कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ का मास है, ठीक। और ये जो छोटा एम है ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। और ये आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ अर्थ। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के पास में ही है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है यहीं पर है, ठीक है, तो हम रेडियस को ही मान लेंगे। वैसे देखिए अगर आप चाहें तो रेडियस में आपको बताऊँ इस आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, ये इसकी रेडियस है। अगर ये 2-4 मीटर 10 मीटर भी अगर ऊपर हाइट पे चला गया और इसमें हम 10 मीटर ही ऐड करेंगे तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा, ठीक है। इसकी अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो 64000 ऐसे 6 बार 0 लगाएंगे और एक पॉइंट हटा के तो 5 बार 0, और फिर लास्ट में जाके कोई एक वैल्यू या 2 पे 1 to 10 ऐड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क कब पड़ेगा, जब ये जो आर की वैल्यू, जो डिस्टेंस है ये रेडियस के उसमें तुलना में कुछ कंसिडरेबल हो, जैसे ही हाफ डिस्टेंस हो जाए। जैसे जो ये डिस्टेंस आएगी ऊपर, ये आपका इस सिलेबस में नहीं है फिर भी बता दें, जैसे ये यहाँ पे डी आ गई, ये जो डिस्टेंस है ये इस पूरी रेडियस के हाफ हो, ठीक है, तब तो हम यहाँ कंसिडर करेंगे r + d डिस्टेंस। लेकिन जब बिल्कुल छोटी सी डिस्टेंस है या अर्थ के सरफेस पे ही है तो इसका कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो r की वैल्यू इतनी होती है। मास हमने मान लिया ये ऑब्जेक्ट का मास है, और मास ऑफ अर्थ, अगर मैं इस मास ऑफ अर्थ की वैल्यू बताऊँ आपको, इसकी वैल्यू होती है 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं, अब देखिए ये फोर्स है। फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है, मैंने आपको बताया था, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन हम यहाँ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हम यहाँ ए की जगह पे, एफ की जगह पे, एफ में एफ = m × ए की जगह जी लिख देंगे, ठीक है। ये भी ग्रेविटेशन फोर्स है, ये भी फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन का ग्रेविटी लग रही है, और ये वाली फोर्स है। तो अब मैं एक काम करूँगा, तो इस F की जगह पे मास इनटू जी लिख देंगे। आप सोचेंगे ये कौन सा m है, ये छोटा है कि m बड़ा है, यहाँ आएगा छोटा, क्योंकि हम फोर्स किस पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट्स पे, ये छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स हैं इन पर, अर्थ के ऊपर नहीं मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया, फिर है जी एम m/r², ठीक है। अब आप एक काम करें, इस इधर से m को काट दीजिए, m से m कट गया, फिर ये है g। आपके पास देखिए मैंने ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू बताई थी आपको, याद है कुछ? ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है 6.673 × 10⁻⁻11, और फिर जो भी यूनिट है वो बाद में लिख लेना। फिर ये है क्या है, ये मीटर, वो मास, सॉरी, मास की वैल्यू है 6 × 10⁻24 kg अपॉन रेडियस की वैल्यू मैंने बताई आपको 6.4 × 10⁻6 और इसका स्क्वायर। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी जी की। वो जी की वैल्यू क्या है? जी की वैल्यू है 9.8। अब ये बताइए मैं इसकी यूनिट क्या लिखूं? जी क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बात देखिए कि आपने कुछ जगह पर ये देखा होगा कि जी की वैल्यू
10 भी ले लेते हैं, 9.8 का थोड़ा बढ़ा के 10, क्योंकि ये हमने ली है एवरेज वैल्यू, पूरे अर्थ की एवरेज। कहीं पे ये थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं पे कुछ कम भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा हाइट हो तो ग्रेविटी कम हो जाएगी, बहुत नीचे हो तो ग्रेविटी कम हो जाएगी, कम ज़्यादा होती रहेगी। तो हमने एक एवरेज वैल्यू मान ली, ये 9.8 है। हो सकता है कुछ जगह पे 10 भी हो, या 10 से थोड़ा ज़्यादा हो, या 9.8 से भी कम हो, ठीक है। अब ये है 9, इसकी दो वैल्यूज़ हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं, एक होती है 9.8 और दूसरी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और मैंने आपको बताई थी कि जो इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड थी, वही इक्वेशंस इसमें भी वैलिड होंगी, ठीक है। वो 3 इक्वेशन क्या थी, वो 3 इक्वेशन थी v = u + at। अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो हम इस a को हटा के g लिख देंगे, ठीक। फिर है ऐसी, एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट = ut, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ at²। अब हम यहाँ पे a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ a को g कर देंगे। ये इक्वेशन, तीनों इक्वेशन जो हैं, ये तीनों इसमें भी वैलिड होंगी, ठीक। फिर है v² = u² + 2as + 2as। फिर मैंने यहाँ से बताया a की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसको g, ठीक है। तो ये आपका फ्री फॉल ख़त्म हुआ। अब अगला है मास। मास क्या होता है, हम अब तक देख रहे हैं बार बार मास है, इसका मास अलग है, उसका मास अलग है। ये मास होता क्या है, मास क्या एक तरह की क्वांटिटी है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या मैटर जो है उसके अंदर कितना मैटर है, ठीक है। ये जो मास है, जो मैटर है, जो उसके अंदर क्वांटिटी है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये नहीं कि आप अर्थ पर हैं तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, या अर्थ पर चले गए, मार्स पे चले गए, जुपिटर पे चले गए तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। ये फिक्स है, क्वांटिटी ये फिक्स है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो मास क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये मैटर कितना है, ठीक है। मैटर आप जानते होगे, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जिसके कुछ वॉल्यूम होता है, वो होता है मैटर। मैटर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में। और ये कांस्टेंट होता है हर जगह, कांस्टेंट एवरीवेयर, कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइए, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये नहीं कि बदल जाएगी, ठीक है। कहीं भी मतलब आप अर्थ पे हो, मार्स पर हो, चाहे सन पर हो, जुपिटर पे हो, कहीं भी हो, ये हर जगह कांस्टेंट रहेगा। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है केजी, क्या होती है, किलोग्राम, इसकी एसआई यूनिट। अब मास के साथ एक दूसरी टर्म आती है वेट। यह थोड़ा अक्सर कन्फ्यूजन वाला टर्म हो जाते हैं कि लोग सोचते हैं कि मास है कि ये वेट है, क्या है। वेट की जो एसआई यूनिट है, वेट की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि वेट होता है एक तरह का फोर्स। क्या होता है ये है फोर्स। और कौन सी फोर्स, जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, वो होता है इसका वेट, ठीक है। फोर्स with which earth attracts a body। कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, उसको जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी अर्थ, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। तो वो कौन सी फोर्स है, तो आपने अभी देखा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये जो m इंटू जी है, ये जो मास इंटू एक्सेलरेशन है, ये एक फोर्स है, और ये भी ग्रेविटी के कारण है, और मास क्वांटिटी फिक्स है। ये मास कौन सा, ये वाला मास। और ये जो वेट है, W वो फोर्स है, हम इसको वेट कह सकते हैं, ठीक है। ये जो वेट है, अगर हमें निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, तो वेट क्या होगा, मतलब फोर्स कितनी होगी। और फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, मास हमें उसको पता होना चाहिए। और ग्रेविटेशन 9.8, या अगर 10 दिया है तो 10 उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा। अगर ये फोर्स है
ठीक है, देखिए फोर्स है ये, तो वेट का जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और इसको डिनोट करते हैं एन से। और जी को मैंने बता दिया, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट क्या है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जी की वैल्यू पूरे अर्थ पे वेरी करेगी। ठीक है, और जैसे कि इक्वेटर पे ये डिस्टेंस ज़्यादा होती है, पोल्स पे कम होती है। अगर ये जी कम या ज़्यादा है, ठीक है, मान लीजिए ये पोल है और ये इक्वेटर पे जी है, ठीक है, जी की वैल्यू, अगर ये पोल्स पर जी की वैल्यू ज़्यादा है और ऐसे इधर इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम है, अगर मैं इन दोनों ही साइड में मास से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मास जी और ये जी ई। तो मास इनटू ग्रेविटी क्या होता है, वेट। वेट एट पोल्स, पोल्स पे वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इक्वेटर पे वेट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हमने ये निष्कर्ष भी यहाँ से निकाल लिया। और एक चीज़ अब देखें कि जो मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कम ज़्यादा होता है अर्थ से। ठीक है, आपने सुना होगा, जानते होंगे, पहले भी नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि जो जी की वैल्यू है वो मून पर, वो अर्थ से कम है। कितनी कम है, अगर अर्थ पे उसकी वैल्यू अगर मान लीजिए 6 है तो मून पर है वो 1, यानी 1/6। ठीक है, मून्स ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जो मून का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो क्या है, 1/6। किसका 1/6, 1/6 ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ्स ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, अर्थ ग्रेविटेशन जो अर्थ का जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन उससे 1/6 है। मून का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ये मान लीजिए जी है, और ये हम यहाँ एम लिख देते हैं मून को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो ये 6 किस अर्थ का कितना है, जी ई। तो जी इसकी कोई भी वैल्यू हो जी की, ठीक है, अर्थ पे की, जो मून पे है उसकी 1/6 होगी। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, हम ये निकालेंगे, अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है, m। ठीक है, मैं पहले इसको मास को इधर मल्टीप्लाई करूँगा, इधर मल्टीप्लाई करूँगा। तो पहले इधर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मास मल्टीप्लाई जी एम 1/6 जी ई एम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेट हो गया। वेट ऑन मून क्या होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर मान लीजिए 36 है, ठीक है, 36 न्यूटन है, तो मून पर इसका वेट क्या होगा, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 न्यूटन। ठीक है, मतलब जितना भी वेट अगर किसी ऑब्जेक्ट का मून अर्थ पर है तो उससे 1/6 करेंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो वो मून पर उसका वेट आ जाएगा। अगर मून पर मान लीजिए किसी का वेट मून, ठीक है, वेट ऑन मून, अगर मून पर किसी का वेट मान लीजिए 42 kg है, ठीक है, 42 न्यूटन है, सॉरी केजी नहीं, न्यूटन है, तो उसका अर्थ पर वेट क्या होगा, ये आप क्वेश्चन मान लीजिए आपके लिए है, आप मुझे बताना कि उसका वेट कितना होगा। ठीक है, ये आप क्वेश्चन मान लीजिए, कमेंट करना अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कभी भी देखें। तो अब देखते हैं अगला जो है वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। थ्रस्ट क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है। ठीक है, फोर्स का ही दूसरा नाम क्या दे दिया है, थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट एंड प्रेशर। जब फोर्स क्या है, चलो थ्रस्ट देखते हैं। थ्रस्ट इज नेट यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से भी लग रही है, ये दोनों कुछ फोर्स आपस में कैंसिल आउट होंगी। ठीक है, ये जो इसके बाद जो फोर्स नेट फोर्स बचेगी, मान लीजिए ऊपर से लग रही है 5 न्यूटन, नीचे से लग रही है ये 2 न्यूटन। अब जो इसका डायरेक्शन माइनस होंगे,
ये जो नेट फोर्स बचेगी, नेट फोर्स कितनी, 3 न्यूटन, ठीक है, 5 में से 2 हो जाएंगे तो 3 न्यूटन। ये जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स ही थ्रस्ट है, नेट फोर्स। और ये क्या है, परपेंडिकुलर, एक्टिंग परपेंडिकुलर, नेट फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर है यानी कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ये जो सरफेस है, सरफेस से ये 90 डिग्री पे एक्ट कर रही है फोर्स, तो ये फोर्स जो है नेट फोर्स जो 90 डिग्री पे एक्ट करेगी वो होता है थ्रस्ट, ठीक है, एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन सरफेस। मैंने परपेंडिकुलर का साइन बना दिया, आप पूरा लिखना है, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन सरफेस, ये होता है थ्रस्ट। थ्रस्ट एक तरह का क्या है, प्रेशर, नेट फोर्स, वो सॉरी फोर्स है, एक तरह का फोर्स, नेट फोर्स। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है थ्रस्ट एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, ठीक है। मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रेशर को आप नॉर्मली जानते होंगे, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अगर हम नेट फोर्स निकाल लिखें तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, थ्रस्ट, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट की यूनिट क्या है, अगर थ्रस्ट फोर्स है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, और एरिया तो जैसे लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर ऐसे, ठीक है, की पावर -2। और फोर्स है तो ये सॉरी यहाँ प्रेशर है, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। एक साइंटिस्ट हुए थे तो उनके नाम पर है ये यूनिट, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, पीए से, ठीक है, पीए बेलाइस पास्कल, उनके नाम पर ये रखी गई है। ये है नेट थ्रस्ट और प्रेशर। और इसमें क्या है कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है। हमने ये थ्रस्ट क्यों पढ़ा, प्रेशर क्यों पढ़ा, बेकार में सिलेबस बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये बेकार की चीज़ें कि थ्रस्ट क्या प्रेशर, इसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है। इसका यूज़ ये है कि मान लीजिए सेम फोर्स है, ठीक है, अगर इतने बड़े एरिया पे, ठीक है, मान लीजिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। आप अपने पैर से ज़मीन पे खड़े हो सकते हैं, आपका जो फुट है ये पूरी जो नीचे ज़मीन है उस पर एक प्रेशर डाल रहा है, ठीक है। अब क्या आप एक पिन हो, ठीक है, ये कील हो, नेल, उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि जो आपके जो पूरी बॉडी की जो फोर्स है, ठीक है, जो नेट वेट है वो उस एक पॉइंट पर जाके केंद्रित हो जाएगा, उस पर एक्ट करेगा, तो उसमें क्या है, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर कैसे बढ़ जाएगा कि आपका जो ये जो फोर्स है, जो नेट वेट है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन जो एरिया है, अभी जो आपका पूरा फुट पूरी ज़मीन पर घेर रहा था, अब वो पूरी एक इस पॉइंट पर केंद्रित हो गया, तो ये प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर से वो हमारे पैर में घुस जाएगी, ठीक है। तो हमें कभी कभी प्रेशर इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी प्रेशर डिक्रीज करने की ज़रूरत पड़ती है। हमें कब क्या करना है, किस चीज़ की ये लॉ कैसे काम कर रहे हैं, हमें उसके लिए इस प्रेशर की और थ्रस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर सेम फोर्स है, ठीक है, सेम फोर्स है, जैसे मैं एक कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट वेट है मेरा, ना तो घट रहा है नहीं बढ़ रहा है। अगर मैं बता दिया मैंने अभी आपको, जैसे दलदल होता है, आपने देखा हो मूवीज़ में, अगर आप सीधा उसमें खड़ा रहता है आदमी तो उसमें ऐसे धंसता जाता है। अगर वो उसमें ऐसे लेट जाए तो वो उसमें ऊपर तैरेगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप ये देखें कि जो ऊँट होता है, ठीक है, ऊँट के जो पैर होते हैं वो चपटे होते हैं ऐसे फैले से, क्योंकि उसके जो नीचे जो फ्लैट सरफेस है वो एरिया बढ़ा रहा है, वो उसके ऊपर प्रेशर कम डलेगा, तो वो रेगिस्तान में सैंड में इजीली चल लेता है। लेकिन जो बाकी जानवर होते हैं उनके पैर ऐसे फ्लैट नहीं रहते, तो उनको चलने में प्रॉब्लम होती है, वो धंस जाते हैं उसमें। हमारे इंसान भी अगर हम खुद चलें तो हमारा पैर उसमें धंसेगा, ठीक है। तो इसका यूज़ यही है कि अगर फोर्स क्या है, छोटे एरिया में लगेगी, कांस्टेंट फोर्स अगर छोटे एरिया में लग रही है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर ज़्यादा एरिया में लग रही है तो प्रेशर घट जाएगा, ठीक। और हमें कभी प्रेशर घटाना पड़ेगा, कभी कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत है। और अब है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स में
लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। जहाँ भी अगर आप ये टर्म देखें फ्लूइड्स, तो आप ये समझना कि फ्लूइड्स टर्म में दोनों इंक्लूड हैं। दोनों कौन कौन से? एक तो लिक्विड, ठीक है, जैसे पानी, ठीक है, और गैस, दोनों लिक्विड और गैस दोनों इंक्लूड होते हैं फ्लूइड्स में। फ्लूइड अगर कोई कहीं भी आपको किसी डेफिनेशन में मिल जाए तो इसका मतलब होता है कि दोनों लिक्विड भी गैस भी दोनों पे वो लॉ वैलिड होगा। तो लिक्विड में या गैस में प्रेशर क्या है कि चारों तरफ से लगता है। अगर ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में ये पूरा यहाँ तक पानी भरा है, ठीक है, लिक्विड है कोई भी, इसके अंदर क्या है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट आई यहाँ पर, तो इसके ऊपर चारों तरफ से हर डायरेक्शन से फोर्स लगेगी, प्रेशर लगेगा। वो प्रेशर बराबर होगा सेम, इक्वल। कब तक? एक ही हाइट पर। और जैसे जैसे अगर ये हाइट कम होगी, ठीक है, ये प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो डैम्स हैं, नहीं भी देखा होगा तो मैं बता देता हूँ, जो डैम्स होते हैं पानी जो स्टोर करते हैं ऐसे, वो उनको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। ऊपर वो थोड़े कमज़ोर भी रहें चलेगा, लेकिन यहाँ पे नीचे ऐसे भारी होते हैं वो इसलिए क्योंकि जो प्रेशर जो है लिक्विड जो एग्जर्ट कर रही है वो यहाँ पे कम करेगी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा करेगी, ठीक है। और ये जैसे सेम ही लेवल है पूरे में, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आई अगर, तो वो हर तरफ से अपने ऊपर प्रेशर महसूस करेगा, ठीक है, हर डायरेक्शन पे। तो मैंने बता दिया कि ये जो प्रेशर है ये हाइट के साथ इंक्रीज करता है। अगर ये, और मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रेशर पड़ रहा है उसको, प्रेशर, और मान लीजिए 1 पास्कल का प्रेशर है। अब यहाँ से ये जब अगर इसकी हाइट यहाँ पे बढ़ा दें तो हो सकता है अब इसमें 2 पास्कल का प्रेशर लगे, ठीक है। ये चारों तरफ से, ये हाइट के कारण ये जो प्रेशर है ये बढ़ता है। लेकिन इसी हाइट पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ले जाके यहाँ पे ले आऊँ, तब भी 1 ही पास्कल का वो लगेगा, 1 पास्कल का प्रेशर लगेगा, ठीक है। सेम हाइट पे प्रेशर सेम रहता है, और नीचे डेप्थ में जाते हैं तो बढ़ जाता है, और ऊपर जाएंगे तो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो अगला टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो है रिलेटिव डेंसिटी। वैसे तो ये अभी जो नया सिलेबस है 2025-26 का, इसमें से ये हटा दिया है, पर आप फिर भी पढ़ लीजिए क्योंकि ये कुछ ना तो ज़्यादा मुश्किल है, और इसका यूज़ आगे और भी जगह आपको कॉन्सेप्ट समझने में होगी, ठीक है। तो वो क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, अब रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है? रिलेटिव डेंसिटी, पहले आप डेंसिटी देखिए। डेंसिटी होती है, किसी को पता है इसका फॉर्मूला? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास को हम किस में मेज़र करते हैं? केजी में। और वॉल्यूम को जैसे लेंथ हो गई मीटर, फिर दूसरा मीटर, और फिर इसकी हाइट करेंगे तो फिर मीटर, ठीक है, इधर को जैसे भी, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, इसको केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और ये है डेंसिटी का फॉर्मूला, यानी कि कोई मास, ठीक है, किसी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो एक यूनिट वॉल्यूम है उसके अंदर उसका मास कितना है, वो होती है डेंसिटी। और वाटर की डेंसिटी देखिए, आप याद रख लें तो अच्छी बात, नहीं रख लें तो भी कोई बात नहीं। डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या होती है? ये होती है 1000 kg मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 kg वेट होता है, ठीक है। और रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव मतलब किसी के वो उसमें कंपैरिजन में डेंसिटी निकालना, ठीक है। यह है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? ये होती है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस
अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ज़्यादातर डेंसिटी जो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो वाटर के रिस्पेक्ट में ही निकाली जाती है। आप चाहें तो इसे किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें मेंशन करना पड़ेगा रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू, मान लीजिए पेट्रोल, केरोसिन, ठीक है, या कोई और लिक्विड, उसके रिलेटिव में क्या उसके दूसरे ऑब्जेक्ट की या सब्सटेंस की, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ठीक है। मोस्टली रिलेटिव डेंसिटी क्या है वो वाटर के संदर्भ में निकाली जाती है, क्योंकि ये 1000 है, इसको डिवाइड करना इजीली है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने आपको बता दिया 1000 kg, 1000 किलो वजन होगा कितना, 1 मीटर क्यूब में। एक इसमें इसकी क्या यूनिट नहीं होती, आप देखें ऊपर भी डेंसिटी नहीं है, नीचे भी डेंसिटी। ऊपर डेंसिटी का वैल्यू क्या आएगी, यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, नीचे भी क्या आएगा केजी पर मीटर क्यूब। ये दोनों ई को ना कट जाएंगे तो इनकी क्या है, कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, नो यूनिट। इसमें केवल नंबर होगा, जैसे 1 रिलेटिव डेंसिटी 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 5.1 है, 2.3 है, ऐसे कुछ भी, लेकिन इनकी कोई यूनिट नहीं होगी। जैसे हम कह देते थे मीटर है कि किलो है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लिख देता हूँ मैं, इट हैज़ नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक। अब सवाल वही है फिर से, हमने क्यों पढ़ा ये चीज़, हमें क्या फ़ायदा है इस चीज़ से, हमने रिलेटिव डेंसिटी क्यों पढ़ी। देखिए आप जानते हैं कि अर्थ पे बहुत पानी है, नदी में, समुद्र में, पीने का पानी है, ठीक है, हर जगह पानी है, पानी ही पानी है, वाटर ही वाटर। तो इसलिए रिलेटिव डेंसिटी वाटर के संदर्भ में निकाली जा रही है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये पानी में जब हम भेजेंगे इसको, ये कोई पानी है, ठीक है, इसके ऊपर इसको छोड़ेंगे तो डूब जाएगा कि तैरेगा, ठीक है। हमारे पास ऐसे कई बार क्वेश्चन उठेंगे कि जो नेल है, नेल मतलब कील, लोहा, वो पानी में डूब जाता है, लेकिन बाकी चीज़ क्या है, लकड़ी जो है जैसे वो तैर जाती है। इसका कारण क्या है, उनकी डेंसिटी अलग है। नेल के जो है वो सॉलिड होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से, तो डूब गया। अगर ऐसी कुछ लिक्विड है या ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी तो वो क्या है, वो फ्लोट करेगा, ठीक है, ज़्यादा होगी तो वो सिंक कर जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी के संदर्भ में यही है। तब देखिए डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मान लीजिए ज़्यादा है, ठीक है, किससे ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, वो जिस भी फ्लूइड में, ये चाहे गैस है या वो है लिक्विड है, ठीक है, दोनों में से किसी की से भी उसकी डेंसिटी जिसमें उसको हम छोड़ रहे हैं, तो अगर उससे ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, वो सिंक कर जाएगी, ठीक है, क्या होगा, सिंक, सिंक यानी डूबना। और अगर इसी तरह डेंसिटी अगर कम हो गई, ठीक है, अगर डेंसिटी क्या है, कम हो गई और इसकी डेंसिटी फ्लूइड की बढ़ गई, तो हम क्या कहेंगे कि यह इस बार फ्लोट कर गई, ठीक है, फ्लोट। आप इसे ऐसे समझें। और जैसे मान लीजिए अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 आ गई, ठीक है, मान लीजिए 12 आ गई, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो डेंसिटी है सब्सटेंस की वो 12 है और पानी की 1 है, यानी कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डेंसिटी होने के से अगर हम उसको पानी में छोड़ देंगे तो वो क्या है, डूब जाएगी। हम क्या है कि हर बार ये नहीं देखेंगे, हमें बस ये बता दिया जाएगा कि रिलेटिव डेंसिटी मान लीजिए 3 है। अब हम बताइए कि क्या ये पानी में तैरेगी कि डूब जाएगी। अगर 3 है तो मतलब 1 से तो ज़्यादा है, तो पानी यह डेंसिटी वाटर से ज़्यादा हो गई, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, सिंक करेगी। अगर हमें कहा गया कि
इसकी डेंसिटी 0.76 है, तो हमें पता है कि 1 से कम है, तो यानी कि इसकी डेंसिटी क्या है, पानी से कम है, तो ये क्या है, फ्लोट करेगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका ये यूज़ है रिलेटिव डेंसिटी का, और कुछ भी खास नहीं। अब जो अगला टॉपिक है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा समझने का लिए है आपके लिए, थोड़ा ध्यान से समझना। वो है बुयांसी। बुयांसी क्या होती है? बुयांसी एक तरह की अपवर्ड फोर्स है। क्या है? ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स। और ये फोर्स कौन लगाएगा? ये लगाएगा लिक्विड। ठीक है, लिक्विड हुआ या फ्लूइड हुआ, जो भी है। तो मैं इसके लिए स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, फिर आप लिखना द अपवर्ड फोर्स, यानी कि ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स कौन करेगा? एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। फ्लूइड यानी गैस हो चाहे लिक्विड हो, वो हाँ गैस हो चाहे लिक्विड हो, वो जब ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इसमें हम लिक्विड भरा है, वाटर भरा है, ठीक है, ऊपर तक। अब मैं इसमें कोई ऑब्जेक्ट मर्ज करता हूँ, वो क्या है कि यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो ये जो लिक्विड है ये इसके ऊपर यहाँ से एक फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा। ठीक है, ये जो फोर्स है, ये जो ऊपर की फोर्स लगेगी इस ऑब्जेक्ट पर, ये क्या है? अपवर्ड बुयांसी, बुयंट फोर्स। ठीक है, क्या नाम है इसका? बुयंट फोर्स। व्हेन ऑन द ऑब्जेक्ट कब लगेगी ये फोर्स? व्हेन दे आर इमर्ज्ड इन फ्लूइड। जब वो फ्लूइड में डुबोए जाएंगे तब ये फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। कौन लगाएगा इसको? फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है यहाँ पे, चाहे आप गैस मान लीजिए चाहे लिक्विड मान लीजिए, ठीक है, ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। और इस फोर्स को क्या कहेंगे? इस फोर्स को कहेंगे बुयंट फोर्स, इज कॉल्ड बुयंट फोर्स। तो फिर वही सवाल, क्या फ़ायदा है ये सब पढ़ के? क्या है इसका यूज़? क्यों पढ़ें? क्या कारण है? ठीक है, तो एक मान लीजिए कोई कील है, मैंने आपको बताया, वो क्या है, पानी में डूब जाती है। पानी में डूब जाती है, क्यों डूब जाती है? उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, वो जो उसको पानी के अंदर ऐसे नीचे डुबो देता है। ठीक है, ये है, यहाँ पे कोई कील है ऐसे, ठीक है, ये नीचे ऐसे गिरेगी क्योंकि इसको ग्रेविटी खींच रही है, लेकिन एक फोर्स इसके ऊपर लगेगी, जो इसके ऊपर लिक्विड लगाएगा, वो क्या है? बुयंट फोर्स है, बुयंसी। और अगर ये ऊपर से लगने वाला इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर ये फोर्स ज़्यादा हो गई, ये ऊपर से जो नीचे लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये अपवर्ड फोर्स कम है, ट्रेन कंफर्ट नीचे सिंक हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप जानते होंगे कि वेट किस पे डिपेंड करता है? वेट क्या होता है? फोर्स होती है एक तरह की, ये होता है मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि मास उतना ही मास जितना उसका वेट है, मतलब जितने इसने वॉल्यूम कवर किया है उसका मास ज़्यादा है, किससे? उतने ही वॉल्यूम के लिक्विड या गैस से, यानी डेंसिटी आ गई इसमें। ठीक है, इसी तरह दूसरा है कि जो लकड़ी होती है, लकड़ी का कोई भी आइटम, ज़्यादातर आपने देखी हुई लकड़ी क्या है, वो पानी में तैरती है, बहुत कम सिंक करती है। तो वो क्या पानी के ऊपर तैरती है क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है ना वो पानी से कम है, वाटर से कम है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड्स या गैस से कम होगी तो वो ऊपर तैरेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जो थ्रस्ट फोर्स है, जब वो लिक्विड में ऊपर से आएगा, जो नीचे से ऊपर उसको थ्रस्ट फोर्स लगेगी, जो हमने अभी पढ़ी कि हर लिक्विड लगाता है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। ठीक, तो वो इसलिए उसमें सिंक नहीं करता, फ्लोट करता है। ऑब्जेक्ट जिस विद डेंसिटी लेस देन लिक्विड, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी लिक्विड से या गैस से डेंसिटी कम है वो करेगा फ्लोट, और बाकी करेंगे डूब जाएंगे। ठीक है, और ये जो बुयांसी है, बुयांसी आप सोच रहे हैं बुयांसी तो बताया नहीं,
ये जो फोर्स है ये है बुओयंट फोर्स, और ये जो फिनोमेना है ये ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये एक जो उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है बुओयंसी। और ये इसको फैक्टर्स क्या हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जो इस बुओयंसी को या इस बुओयंट फोर्स को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। कि ऐसा भी तो होगा कि बुओयंट फोर्स कभी कम लगेगी कभी ज़्यादा लगेगी, वो क्या फैक्टर्स होंगे कि वॉल्यूम बढ़ा दो, कि डेंसिटी बढ़ा दो, कि मास बढ़ा दो, या कुछ ना करो, ये किस चीज़ पे फैक्टर्स पड़ेगा। फैक्टर क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बुओयंसी। ये जो इसकी प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, BOU बुओयंसी, ठीक है। एक है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, वो कितनी जगह घेर रहा है, उसका वॉल्यूम क्या है, वो उस पर डिपेंड करेगा। और कौन सी ऑब्जेक्ट, जो ऊपर से डिबोई जा रही है, ठीक है, लिक्विड में या गैस में जो ऊपर से लिक्विड डिबोई जा रही है उसका वॉल्यूम क्या है। और दूसरा डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड मैंने अभी बताया आपको, दोबारा बता देता हूँ, गैस या लिक्विड की जो डेंसिटी है उस पर भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, अगर ज़्यादा डेंसिटी है तो वो उसको ऊपर अपवर्ड फोर्स जो थ्रस्ट है, बुओयंट फोर्स है, वो अच्छी खासी दे देगा, ज़्यादा देगा ग्रेविटेशन फोर्स से, तो वो फ्लोट करेगा। अगर कम हो गई तो वो नीचे डूब जाएगा, ठीक है। डेंसिटी भी हो गया। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा बुओयंट फोर्स लगेगी, और अगर कम है तो कम बुओयंट फोर्स लगेगी, ठीक है। तो इधर बता देता हूँ मैं, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं, बुओयंसी फोर्स, ठीक है। बुओयंसी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम पे। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बुओयंसी बढ़ेगी, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो बुओयंसी घटेगी। इसी तरह अगर ये बुओयंसी क्या है, ये इसको फिर से लिख देता हूँ, BOUYANC, बुओयंसी। अगर डेंसिटी घट रही है तो बुओयंसी घट जाएगी, और अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो बुओयंसी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कह रहा है, आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो इसी पर बेस है, बुओयंट फोर्स पे। इसको मिटाता हूँ मैं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में या गैस में, फ्लूइड्स में मतलब इमर्ज की जाएगी, डुबोई जाएगी, तो वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, जो मैंने अभी बता दिया, वो क्या है, बुओयंट फोर्स। तो वो ये कह रहे हैं कि ये फोर्स क्या होगी, वो कितनी फोर्स होगी, ये कैसे पता चलेगा। ये पता ऐसे चलेगा, जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, ये पानी की लहर है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आई, अब ये देखिए ऊपर से नीचे तक ये ऑब्जेक्ट है, इस लेवल से लेके यहाँ तक कि ये जो पानी को इसने डिस्प्लेस करा होगा, ठीक है। ये जो थोड़ा डूब गया, डूबने से आप देखे होंगे कि ये पानी का लेवल बढ़ता है ऊपर, ठीक है, बढ़ता है, क्योंकि ये जो पानी का जो है इधर, इसने कुछ जगह थी पानी की, उसको ये अब खुद घेर रहा है, ये पानी को डिस्प्लेस करा है, ठीक है। ये जो पानी डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, ऊपर से जो उसका वेट है, जो उसका वॉल्यूम है, वो उसका जो जितना भी डिस्प्लेस करेगा उतनी ही फोर्स ये नीचे से ऊपर एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। मैं आपको स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर हम स्टेटमेंट के माध्यम से समझेंगे क्या है। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ARCHIMEDES, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। इसकी स्टेटमेंट ऐसे है, व्हेन ए बॉडी, जब भी कोई बॉडी इज इमर्स्ड, उसको डुबाया जाएगा, चाहे पूरी तरह डुबाओ चाहे आधी डुबाओ, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फुली और इमर्स्ड, ठीक है। किसी भी तरीके से अगर
उसको डुबोया गया है पानी में, वो फुली और पार्शली, ठीक है, फुली और पार्शली इन ए फ्लूइड। फ्लूइड को अभी बताया मैंने, लिक्विड हो चाहे गैस हो, दोनों ही फ्लूइड होते हैं। तो वो क्या करेगी, एक्सपीरियंस करेगी, क्या एक्सपीरियंस करेगी, एक फोर्स ऊपर की तरफ, जो मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ बुओयंट फोर्स में, एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। आप कहेंगे सर ये तो पहले भी बताया था, इतनी सी बात का क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, ये दोबारा क्यों बता रही लाइन। अब जो जरूरत बात है वो है आगे, डेट, कि क्या है वो, डेट इज, ये जो फोर्स है, ठीक है, व्हेन बॉडी एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, ये फोर्स क्या है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू दी वेट, ये जो वेट होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड FLUID fluid, weight of the fluid displaced by it। ये जो उसने फ्लूइड को डिस्प्लेस करा है ये था, अब ये इसमें है, ये अगर मान लीजिए ऊपर ही रह गया, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये ऊपर ही है, सतह पर है, तो इसने कोई भी नीचे वो नहीं किया, पानी डिस्प्लेस नहीं करा, तो इसने भी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करी, ठीक है। मान लीजिए ऊपर ही तैर रहा है, ठीक है, किसी कारण से इनकी डेंसिटी मैच नहीं कर रही जैसे भी, और जैसे ही ये अब थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, ये ऐसे नीचे को आ गया और ये हल्का सा है ऊपर, ये जितना भी पानी डिस्प्लेस करेगा या फ्लूइड या गैस को डिस्प्लेस करेगा, जैसे ही मान लीजिए एक टाइम ऐसे आया कि यहाँ तक आ गया, तो अब ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी इसमें, और एक ऊपर से कौन सी फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशन। तो बात ये है कि जब ये नीचे से ऊपर लग रही है फोर्स, तो ये कितनी फोर्स है, हमें ये पता करनी है कि कितनी फोर्स है। हम ये जो इसका वेट है इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड, इसका जो फ्लूइड का वेट है वो कितना है डिस्प्लेस्ड बाय इट, इसने कितना डिस्प्लेस करा होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, अपने वॉल्यूम से ज़्यादा थोड़ी वो डिस्प्लेस कर देगा। अब इसने इतना वॉल्यूम इसका ऑब्जेक्ट का पानी के अंदर गया है, तो इसने इतना डिस्प्लेस कर दिया, और जितना उसका वेट है लिक्विड का, ठीक है, या लिक्विड का या गैस का, इतने ही वॉल्यूम का, इतने जितना इसका वॉल्यूम है जो इसके नीचे इमर्ज है, उतने ही वॉल्यूम का जो वेट है लिक्विड का या गैस का, उतनी ही वेट यानी फोर्स उतनी फोर्स अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, यानी अपवर्ड फोर्स, ठीक है। तो ये बात किसने कही है, ये कही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने। इसमें ये ही इम्पोर्टेंट है और सिर्फ यही है, आपको ये चीज़ ठीक से समझनी है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, हम शिप बनाते हैं, आपने देखा होगा कि नेल जो है, कील क्या है, पानी में डूब गई, वो लोहे की बनी है, लेकिन जो इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं, पानी के जहाज, शिप्स होते हैं, ये पानी पे तैर लेते हैं, ऐसा क्यों, क्या ये इसके मेटल के नहीं बने, इनकी डेंसिटी कम है, नहीं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन इनको इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करें, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेंगे, पानी में जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक, ऊपर की तरफ लगेगी, जिससे कि इनके ये सिंक नहीं होंगे, ठीक है। और कुछ डिवाइसेस भी हैं ऐसे जो इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, उन डिवाइसेस का नाम क्या है, जैसे हो गया लेक्टोमीटर, एक है डिवाइस हाइड्रोमीटर। आपके लिए टास्क ये है कि आप मुझे ये बताओ कि लेक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर का काम क्या होता है, ठीक है, इन दोनों का यूज़ क्या है, ये किस लिए डिवाइस है ये। और अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट हो कि आपको समझ में नहीं आया,
तो आप मुझे कमेंट कर देना, ग्रुप बनाया हुआ उसमें मैसेज कर देना। आप जब भी वीडियो देखें इसको तब कभी भी मुझे तभी बता देना कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मुझे बता दो, मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा आपको बता दूंगा, ठीक है। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। थैंक यू क्लास।